Hello friends, so this is the third lecture of the chapter number 4 of your class 10 CBSE science textbook. Then the name of chapter is कार्बन एड्स कंपाउंड। तो ये कौन सा लेक्चर है? हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। और हम लोग कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कार्बन एड्स कंपाउंड। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा? टिल नाउ वी हैव स्टडीड, अब तक जो हमने पढ़ा है दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड IUPAC नेमिंग एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में था जो कार्बन है इतने सारा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमने बेसिकली 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जो नेचर है, वो नेचर में कार्बन इतना ज़्यादा क्यों अपने कंपाउंड एग्जिबिट करता है, उसकी 4 प्रॉपर्टी थी। जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट प्रॉपर्टी वाज टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके भी काफ़ी सारे रीजन थे हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो ओवरऑल सिस्टम को अनस्टेबल कर देंगे। और दूसरा जो रीजन था वो ये रीजन था कि अगर चाहे इलेक्ट्रॉन लूज कर हमें कराना है कार्बन एटम से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो कार्बन का साइज होता है बहुत छोटा होता है, कार्बन एज वेरी स्मॉल साइज। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन में स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन केस में क्या था? कार्बन जो होता है और स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। स्मॉल साइज या न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा, इस वजह से जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है और उसकी EN भी हाई होती है। तो जो दूसरा रीजन था दूसरा भी था स्टेबिलिटी अचीव करने का, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इफ कार्बन लूजेज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, suppose if carbon loses these 4 electrons then the number of electron that will remain in the kth cell of carbon will be 2। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कार्बन की जो kth सेल है उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और जब 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो जो कार्बन है वो हीलियम की तरह से ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर जो ड्यूप्लेट इसका जो कार्बन का होगा वो ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इस कारण की वजह से कि कार्बन का स्मॉल साइज है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा, हाई EN की वजह से जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है वी कांट बेसिकली अफोर्ड दिस मच एनर्जी। सो द सेकेंड वे ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी was to lose 4 these electron is also eliminated from this condition। तो इस कंडीशन से इस शर्त से क्या हुआ, जो दूसरा रीजन था कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे स्टेबिलिटी अचीव कर ले, वो भी अब रीजन नहीं रहा। तो अब ये जो कार्बन है अब वो एक बीच का रास्ता इसने अपनाया दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीच का रास्ता था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन जो होगा अपने जो नियर बाई एटम होंगे जिस एटम से मिलकर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा उनके साथ में म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारे पास वो आया कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से the very first thing is also clear from this information that the bond between carbon atom is covalent bond and covalent bond is weak in nature। ये कैसा बॉन्ड होता है? वीक होता है। तो अभी तक हमने जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको हमने समराइज किया, जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास टेट्रावैलेंसी। अब हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी दैट वाज कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? जो कार्बन होता है अपनी एटम के साथ में जुड़ के एक लंबी चेन फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू।
तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ मतलब खुद से, लिंकिंग मतलब जोड़ना। जो कार्बन के एटम है वो खुद से जुड़ के एक बहुत बड़ी लंबी स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। अब जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली 2 या 3 एलिमेंट शो करते हैं हम लोगों की पीरियोडिक टेबल में। जो पहला है वो कार्बन है, दूसरा सिलिकॉन है, और भी होते हैं। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बेसिकली कार्बन है, इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। जो तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो थी आइसोमराइजेशन। अब द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमराइजेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी के पीछे, दैट कॉन्सेप्ट वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा किसी कंपाउंड का वो सेम रहेगा, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका अरेंजमेंट होगा एटम का, जो उसका अरेंजमेंट होगा एटम का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक कंपाउंड है, जैसे एक कंपाउंड अगर हम यहाँ पे लें, जैसे एक कंपाउंड है एक कंपाउंड, इसका नाम है ब्यूटेन। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा भी था, इसमें चार कार्बन है तो ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में हमने ऐड किया एन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब अगर सेम मॉलिक्यूलर, अब अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वो देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो C4H10। अगर हम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं, 3 हमने कार्बन की चेन सीधी रखी, एक हमने यहाँ पे ब्रांचें निकाल दी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अगर अब हम लोग देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो अलग है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपाउंड 2 डिफरेंट कंपाउंड में चेंज हो गया, 2 डिफरेंट कंपाउंड में चेंज होंगे, और दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो भी मतलब अलग अलग है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी थी, कार्बन तेरह कंपाउंड को फॉर्म करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमराइजेशन। इन द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी में द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक change of structure take place in these compound, due to which the physical and chemical properties of both the compounds having same molecular formula get changed। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपाउंड की, वो चेंज हो गई। तो ये प्रॉपर्टी थी आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी, तो ये हमने पढ़ा। अब चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी। अब पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी के पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा कि एक छोटी यूनिट होगी, वो अपनी छोटी छोटी यूनिट से मतलब अपनी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट का फॉर्म कर ले। जैसे जो एटम होता है, जब बहुत सारे एटम सेम सब्सटेंस के आपस में मतलब प्लस हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं, तो वो किसका फॉर्म करते हैं, एलिमेंट का। ऐसे ही जब मॉलिक्यूल किसी सेम चीज के आपस में ऐड हो जाए तो वो किसका फॉर्म करते हैं, कंपाउंड का। तो ऐसे ही मतलब सेम वे से अगर हम देखें, जो पॉलीमर है वो एक बड़ी यूनिट है, अब इसकी जो छोटी यूनिट है वो क्या है, मोनोमर। अगर बहुत सारे मोनोमर ऐड हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, पॉलीमर। अब एक एग्जांपल देखें हम लोग, तो एग्जांपल वो ईथीन। जब बहुत सारे ईथीन के मोनोमर आपस में ऐड हो जाते तो वो किसका फॉर्म करते हैं, पॉलीथीन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने देखा जो कार्बन के एटम्स है वो भी एक प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन होता है नेचर में इतना ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी नहीं, वो 4 प्रॉपर्टी का हमने मतलब अभी समझ लिया। अब जो सेकंड टॉपिक था हमारे सेकंड लेक्चर का, वो क्या था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने क्या बताया आपको, जो एलोट्रॉपी होती है वो एक केमिकल फिनोमेना होता है, मतलब एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, एक केमिकल एलिमेंट क्या होता है जो मतलब जो सेम एटम से बना है, अगर वो डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके से अरेंज हो जाए तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें क्या पढ़ा, एलोट्रॉपी में क्या पढ़ा हम लोगों ने, एलोट्रॉपी में क्या पढ़ा, तो बेसिकली एलोट्रॉपी में क्या पढ़ा हमने कि ये एक फिनोमेना था। अब हम मतलब पूरा नहीं, कभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोगों का फिनोमेना था। इस फिनोमेना में क्या होता है, एक केमिकल एलिमेंट क्या होता है, अगर डिफरेंट तरीके से उसके एटम्स अगर अरेंज हो जाए तो डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसमें क्या था, सेम फिजिकल स्टेट में। तो हमने सबसे पहले जो एलोट्रॉप्स पढ़ा था वो पढ़े थे कार्बन के। जो कार्बन के बेसिकली हमने दो एलोट्रॉप को डिटेल में पढ़ा था। पहला था डायमंड और दूसरा था ग्रेफाइट। And we also studied how do graphite and diamond differ from each other with respect to their properties। हमने ये भी पढ़ा जो कार्बन है और डायमंड है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, कैसे अलग अलग हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में। और क्या होता है कि जो कार्बन है और जो ग्रेफाइट है ये दोनों सेम मतलब सेम एटम से बने होते हैं, दैट इज कार्बन। अब एलोट्रॉप लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, जैसे फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, 3 होते हैं, ब्लैक, रेड एंड वाइट फास्फोरस। अब जो सल्फर होता है, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, आई थिंक यही होते हैं। अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो हमने क्या पढ़ा, जो एलोट्रॉपी है वो एक फिनोमेना है जिसमें क्या सेम केमिकल एलिमेंट उसके अगर एटम डिफरेंट तरीके से अरेंज हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम लोगों को सिलेबस में जो एलोट्रॉप पढ़ना है डिटेल में वो है कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों सेम एटम से बने होते हैं, दैट इज कार्बन, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है सेम फिजिकल स्टेट में, दैट इज सॉलिड। इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, सॉलिड। तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई थी। उसके बाद जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था दैट वाज IUPAC नेमिंग। The second topic that we studied was IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग हमने क्या पढ़ा था, जैसे इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से IUPAC नेमिंग जब हम लोगों को जरूरत पड़ी, IUPAC नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कोई कंपाउंड है वो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में फॉर्म हुआ, मतलब इंडिया में मिला, दूसरा कंपाउंड चाइना मिला, अब चाइना वालों ने कुछ और नाम रख दिया, इंडिया वालों ने कुछ और नाम रख दिया। तो वही कंपाउंड को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कैसे मिले, उसी कंपाउंड को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कैसे मिले, एक यूनिवर्सल नेम कैसे मिले, उसकी एक यूनिवर्सल नेमिंग कैसी हो, इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए IUPAC जो एक बेसिकली ब्रांच है उसको फॉर्म किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेमिंग से क्या हुआ, जो एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, उसका एक ही नाम है, वो हर जगह वैलिड रहेगा। तो ये बेसिकली था IUPAC नेमिंग। अब लोग IUPAC नेमिंग करते कैसे हैं तो IUPAC नेमिंग में तीन चीज़ों का याद रखना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। हमने ये पढ़ा जो फिर किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना है तो उसमें 3 चीज़ों का होना मस्ट है। तो पहला क्या है,
मतलब प्रीफिक्स है। अगर हमारे पास प्रीफिक्स नहीं दिया तो हम प्रीफिक्स को काट देंगे, फिर हम लोग रूट वर्ड पे जाएंगे, उसके बाद सफिक्स पे जाएंगे। अब हमने क्या पढ़ा, जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी दो तरीके का था, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स था वो कितने तरीके का, दो तरीके का था, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, जो प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड। तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो क्या बताता है, कंपाउंड का नेचर बताता है, नेचर बताता है कि मतलब कंपाउंड साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, कैसा है। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो बताता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कैसा है, ये मतलब मिथाइल है। उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या पढ़ा, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन, जो हम लोगों का जो कंपाउंड दिया उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक था तो हम लोग क्या पढ़ा था, मेथ। दो था, जैसे अगर हम लोगों के पास एक कार्बन है तो क्या है वो मेथ। दो कार्बन है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, तीन कार्बन था तो क्या यूज करते थे, प्रोप। चार कार्बन था तो ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। छह कार्बन है तो एक्स। तो ये बेसिकली जो नंबर ऑफ कार्बन थे ये हमें लोगों को याद करने थे। एक कार्बन में, दो कार्बन है, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन एक्स। तो ये बेसिकली हम लोग क्या किया, याद किया। अगर सात कार्बन है तो हैप, आठ कार्बन है तो ऑट। तो इसी तरीके से कहीं जाता था। तो रूट वर्ड में क्या आता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमने क्या पढ़ा, जो रूट वर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। उसके बाद हमने पाया सफिक्स। सफिक्स भी दो तरीके का था, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो सफिक्स था हम लोगों का, जो सफिक्स था, सफिक्स भी दो तरीके का था, दैट वाज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सो हम बी स्टडी इन प्राइमरी सफिक्स। हमने प्राइमरी सफिक्स में पढ़ा। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये बताता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। क्या होता है प्राइमरी सफिक्स जो है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में, कि जो हम लोगों के पास बॉन्डिंग टेक प्लेस कर रही है वो कैसी है। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग में जो सिलेबस में वो तीन आते हैं हम लोगों के पास, दैट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने पढ़ा जो एल्केन है उसमें क्या पढ़ा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड था। जो एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो लोग प्राइमरी सफिक्स का में क्या यूज़ करते हैं, अगर हम लोगों के पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग उसके लास्ट में क्या यूज़ कर देंगे, जो उसका लास्ट वर्ड होगा रूट वर्ड में क्या यूज़ कर देंगे, इन। अगर हमारे पास मतलब एल्कीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड प्लस इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड प्लस आइन। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा। जो प्राइमरी सफिक्स है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में हम लोग को बताता है, एक्सप्लेन करता है। और उसमें क्या आते हैं, तीन आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर एल्केन है तो रूट वर्ड के बाद हम लोग ए एन ई प्लस करेंगे। एल्कीन है तो रूट वर्ड के बाद ई एन ई करेंगे। एल्काइन है तो रूट वर्ड के बाद वाई एन ई करेंगे। तो ये अब उसके बाद हम लोग के पास आया, इसके बाद आया हम लोगों के पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और इसके बाद क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स secondary suffix that tells us about functional group। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हम लोग क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जो हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे मतलब कैसा है। अब फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों के सिलेबस में चार फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप, चार फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में एक सी ओ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा CHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। फिर हम लोगों के पास है C डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप। इसके बाद हम लोगों के पास OH, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये बेसिकली हम लोगों के पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके बारे में पढ़ना है। पहला C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक। CHO, दैट इज एल्डिहाइड। थर्ड क्या है, कीटोन। और फोर्थ क्या है, मतलब अल्कोहल। अब हम लोग वो कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने रूट वर्ड लेगा, मतलब प्रीफिक्स को छोड़ के पहले हमने प्रीफिक्स लेगा, उसके बाद रूट वर्ड लेगा। रूट वर्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाया, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखने के बाद में आता हम लोगों को सेकेंडरी सफिक्स। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी भी कंपाउंड में ये दिया है COH, तो इसके बाद हम लोग सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, दैट इज ओइक एसिड। अगर CHO दिया है तो इसके लास्ट में अल कर देंगे। प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या यूज करेंगे, अल। अगर कीटोन दिया है तो इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ONE। मतलब सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ONE। अगर OH दिया है तो यूज करेंगे OL। तो ये बेसिकली हमें याद रखना कि अगर हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो लिखेंगे ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद में CHO दिया तो लिखेंगे मतलब AL लास्ट में लगाएंगे। कीटोन दिया है तो ONE। अगर अल्कोहल दिया है तो OH। तो ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा, मतलब फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा, सेकेंडरी सफिक्स में पढ़ा। अब बात आती है कि जो ये सेकेंडरी जो ये दिए हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये हमेशा सफिक्स की मतलब तरीके यूज होंगे। मतलब अगर हम एक चीज़ देखें, बिल ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर विल ऑलवेज बी यूज्ड एज सफिक्स। जो यहाँ पे जिन दो दिए गए फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सफिक्स की तरह यूज होंगे। तो इसका भी आंसर सिंपल रीजन है नो। जो ये जो होंगे हमेशा सफिक्स की तरह यूज नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ। सो इन केस ऑफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग क्या याद रखनी है, कि इम्पोर्टेंट बात है वो उनको याद करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये फॉलो करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। इसकी एक जो टेबल होगी प्रायोरिटी ऑर्डर की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है COH। और उसके बाद आता है एसिड हैलाइड। फिर मतलब ऐसी सीक्वेंस चलता रहता है। अगर ये दिया है और CHO दिया है तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम लोग एक चीज़ देखें, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। COH भी फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब हम लोग क्या, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज ए सफिक्स। और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रीफिक्स के तरीके से। तो क्या हमने क्या सीखा यहाँ पे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सफिक्स की तरह यूज होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है हम लोगों के पास। जो फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स की तरह भी यूज हो सकता है और प्रीफिक्स की तरीके भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी प्रायोरिटी पे कि अगर हम लोगों के पास किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी चेक करेंगे। जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आएगा उसका हम लोग सफिक्स लेंगे। तो प्राइमरी जो प्रायोरिटी में मतलब बाद में आएगा उसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स लेंगे। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा। अब अगर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों के सिलेबस में है, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। तो इफ वी स्टडी द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड होमोलॉगस सीरीज, अगर हम लोग होमोलॉगस सीरीज
के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़े। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था होमोलॉगस सीरीज के बारे में, कि ये जो है सीरीज ऑफ कंपाउंड बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। ये क्या सीरीज ऑफ कंपाउंड है बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एंड डिफर बाय अ कॉमन यूनिट। इसमें क्या है, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है सेम ग्रुप की होगी, जैसे एल्केन है उस ग्रुप के अंदर हम कंपाउंड लेंगे, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। तो ये क्या है, एल्केन की होमोलॉगस सीरीज के ग्रुप के मेंबर हैं। अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो क्या आएगा, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर हम लोग एल्काइन की बात करें तो ऐसी उसमें है। अब हम लोग अगर होमोलॉगस सीरीज की बात करें, अगर हम लोग एल्केन की बात करें, एल्केन में तो एल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन, दैट इज CH4। सेकेंड मेंबर क्या होता है, C2H6, दैट इज ईथेन। थर्ड मेंबर क्या होता है, C3H8, दैट इज प्रोपेन। एंड इफ वी स्टडी, अगर इफ वी ऑब्जर्व दीज थ्री कंपाउंड, अगर हम ये तीन दिए गए कंपाउंड को ऑब्जर्व करें तो इनसे ही हम लोगों को होमोलॉगस सीरीज की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या कहा, सीरीज ऑफ कंपाउंड बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। तो ये क्या सीरीज ऑफ कंपाउंड है बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, दैट इज एल्केन। एंड डिफर बाय ए कॉमन यूनिट। अगर हम लोग पहला कंपाउंड ऑब्जर्व करें तो पहले कंपाउंड में जो CH4 है इसमें CH2 है। अगर हम लोग पहले कंपाउंड में एक CH2 यूनिट और प्लस कर दें, जैसे हम लोग का CH4 है, अगर इसमें एक हम CH2 यूनिट और प्लस कर दें तो यहाँ से देखें, एक कार्बन पहले से था, एक कार्बन और आ गया तो कितने हो गए, 2 कार्बन। 4 हाइड्रोजन पहले से, 2 हाइड्रोजन बाद में आ गए तो कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमने क्या देगा, अगर इस ग्रुप में अगर हम लोग एक CH2 मेंबर जोड़ दें तो एक सेकेंड ग्रुप बन जाएगा, जैसे C2H6। अगर हम लोग इसमें एक CH2 यूनिट अगर इसमें जोड़ दें तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें क्या था, डिफर बाय ए कॉमन यूनिट। अगर हम लोग होमोलॉगस सीरीज में अगर हम लोग उनको फर्स्ट मेंबर दिया है किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, तो उसमें जो कॉमन यूनिट होगी अगर वो हम लोग प्लस कर दें तो उससे सेकेंड हम लोगों को जो ग्रुप होगा वो मिल जाएगा। जैसे CH4 जो फर्स्ट ग्रुप था एल्केन ग्रुप का, अगर इसमें हमने एक CH2 यूनिट जोड़ दी तो सेकेंड मेंबर मिल गया। अगर इस सेकंड मेंबर में एक CH2 यूनिट और जोड़ दी तो थर्ड मेंबर मिल गया। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है वो होमोलॉगस सीरीज के बारे में। अब होमोलॉगस सीरीज जो होती है, होमोलॉगस सीरीज होती है वो एल्केन की होती है, एल्कीन की होती है, एल्काइन की होती है, अल्कोहल की होती है, एल्डिहाइड की होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। मतलब जितनी हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबकी होती है। एल्केन की होती है, अल्काइन की होती है, एल्कीन की होती है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है लास्ट में इनकी भी होती है। अब होमोलॉगस सीरीज में कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा। अब अगर हम लोग होमोलॉगस सीरीज एल्कीन की लेंगे, सो द कॉमन मिस्टेक that take place in the homologous series of alkene, that when a question is asked, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है that which is the first member homologous series of alkene, कि जो homologous series alkene की उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, then many of the student reply, जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं, that is मीथेन। अब यहीं पे जो मीथेन जो कंपाउंड होता है वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर हम लोग मीथेन की बात करें, अगर हम लोग कंपाउंड देखें, मिक्स का मतलब एक कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। जब एक कार्बन है और डबल बॉन्ड लगाना है हमको, तो हम लोग डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाएंगे, यहाँ तो कार्बन तो एक ही है, एक कार्बन में एक कार्बन और मतलब होना चाहिए अगर हम लोगों को डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये जो कंपाउंड मीथेन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ईथीन जो होमोलॉगस सीरीज है एल्कीन, तो उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, ईथीन। तो उसका फर्स्ट मेंबर of the homologous series of alkene is ethene। ये क्या है इसका फर्स्ट मेंबर। ये क्या है फर्स्ट मेंबर इथीन। सेकंड मेंबर क्या है, प्रोपीन।
अब थर्ड मेंबर क्या है, ब्यूटीन। अब हम लोग ईथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C3H6। अभी हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड को याद करने का ट्रिक बताएंगे। प्रोपीन C2H4, प्रोपीन का C3H6 और ब्यूटीन का C4H8। तो ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कंपाउंड की। अब अगर हम लोग C2H4 को देखें, अगर हम लोग इसमें भी एक CH2 यूनिट और प्लस कर दें, एक CH2 यूनिट प्लस कर दें, तो देखो 2 कार्बन पहले से थे, एक कार्बन और आया तो कितने हो गए 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन पहले से 2 हाइड्रोजन और आए तो कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। अगर इसमें भी एक CH2 यूनिट प्लस करें, 3 हाइड्रोजन पहले से थे, 3 कार्बन पहले से थे, 1 कार्बन बाद में तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गए। 6 हाइड्रोजन पहले से 2 हाइड्रोजन बाद में तो कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। तो हम लोग इसमें भी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन homologous series of alkene we are observing, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं that when a common unit CH2, जब एक कॉमन यूनिट CH2 एडेड इन द फर्स्ट ग्रुप इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप, जब एक कॉमन CH2 यूनिट एल्कीन की फर्स्ट मेंबर में जो फर्स्ट मेंबर है उसमें ऐड की जा रही है, देन वी आर गेटिंग सेकेंड मेंबर। जो हम लोग क्या पा रहे हैं, सेकेंड मेंबर। अगर सेकेंड मेंबर में एक CH2 यूनिट प्लस की जा रही है तो हम लोग क्या पा रहे हैं, थर्ड यूनिट। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड होमोलॉगस सीरीज। अब एंड हमने ये भी पढ़ा जो होमोलॉगस सीरीज मतलब सीरीज होती है वो एल्कीन की भी होती है, एल्कीन की भी होती है, एल्काइन की भी होती है, अल्कोहल की भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी होती है और एल्डिहाइड की भी होती है। तो अब ये हमने कंसेप्ट पढ़ा। अब अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला की बात करें अब अगर हम लोग एक जनरल फार्मूला की बात करें, अगर हम लोग एक जनरल फार्मूला की बात करें, जैसे हमारे पास एक ग्रुप दिया है एल्केन, क्या दिया एल्केन, तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अगर हम लोग को दिया है एल्कीन तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, HCN-2। हम लोग को दिया है एल्काइन तो नहीं, अगर हम लोग के पास एल्काइन दिया है तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। और भी एक चीज़ याद रखनी है भैया, N is the number of कार्बन एटम। अब अगर हम लोग अल्कोहल का बात करें, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करें तो उसका क्या होगा, CnH2n+1 और OH। ये याद रखना, N यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन है। अगर हम लोग इसी प्रकार से मतलब सबके जनरल फॉर्मूला हो होते हैं, हम लोग बेसिकली अगर हम लोग हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे बस एक Cl लगा दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम लोग हैलाइड की बात करें तो हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 प्लस यहाँ पे X मतलब हेलोजन। जो हेलोजन होते हैं वो 17 ग्रुप के हम लोग के पास एलिमेंट होते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द हेलोजन इन चैप्टर नंबर 5। इन चैप्टर नंबर 5 दैट इज पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उस चैप्टर का नाम क्या है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग ड्राइव करें, जैसे हम लोगों के पास अगर हमें जनरल फॉर्मूला या ड्राइव करना है एल्केन के ग्रुप में फर्स्ट कार्बन के लिए, तो फर्स्ट कार्बन का मतलब क्या है, पहला मेंबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह 1 रखें तो C1H2n+2 को सॉल्व करेंगे, 2n+2। अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1+2 तो दैट इज 4। तो पहला नंबर क्या है, CH4। अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखें तो n की जगह 2 रखा तो C2 और 2n+2 को सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 n की जगह 2 रखा तो 4 और 4 और 2 6। तो सेकंड क्या आया, C2H6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग एलियन की बात करें, जितने नंबर ऑफ कार्बन का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए है उतनी नंबर ऑफ कार्बन अगर हम इस n की जगह पुट कर दें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, उसी भी वही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार से एल्कीन का, अगर हम लोग एल्कीन की बात करें जो इसका फर्स्ट मेंबर क्या था, ईथीन। अब ईथीन के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2। तो अगर यहाँ पे हम 2 पुट करें तो क्या आएगा, C2H4। तो ये क्या है, ईथीन। 3 पुट करेंगे तो C3H6। तो इसी प्रकार से हम लोग मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिखते जाओ। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर चाहिए, यहाँ पे n की जगह 1 रख दो। अगर हम लोग देखो अल्कोहल का अगर फर्स्ट मेंबर निकालें n की जगह 1 रखें तो C1H2n+1, यहाँ पे 1 रखा 2 और +1 3 H3 और लास्ट में OH। तो फर्स्ट मेंबर अल्कोहल के ग्रुप में क्या होता है, दैट इज मीथेनॉल। क्या होता है, मीथेनॉल। तो
CH3OH, तो दिस इज मीथेनॉल। और ऐसी हैड के केस में करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा, एल्केन का पढ़ा, एल्कीन का पढ़ा, एल्काइन का पढ़ा, अल्कोहल का पढ़ा, और सबके होते हैं, एल्डिहाइड का भी मतलब होता है, कीटोन का भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है। लेकिन हम लोग अगर इतने याद रखते हैं तो हम लोग का काम चल जाएगा। तो CnH2n+2 अगर हम लोग एल्केन का देखें, ये था एल्केन का, CnH2n था एल्कीन का, CnH2n-2 ये था एल्काइन का, और अल्कोहल का क्या था, CnH2n+1+OH। ये किसका था, अल्कोहल का जो है, मतलब हम लोग का हैलाइड का था, हैलाइड का क्या था, CnH2n+1 और X। तो ये किसका था, हम लोग का हैलाइड का। तो ये बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा। तो ये बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा कि जो जनरल फार्मूला है वो हमने सभी कंपाउंड का देगा। अब अगर हम लोग अपने टॉपिक पे, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में आगे प्रोसीड करें, इफ वी प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सो द नेक्स्ट टॉपिक that is very crucial to understand in the chapter, it's saturated and unsaturated compound। वो टॉपिक क्या है, सैचुरेटेड एंड unsaturated compound। So now let us study about the saturated compound and unsaturated compound। So आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग एक गिलास लें, अगर हम लोग ये 12th का है, अगर हम लोग ये गिलास लें तो ग्लास में क्या होता है, अगर हम लोग चीनी डालेंगे, हम लोग शरबत बनाएं, तो क्या होता है कि अगर हम एक सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक वो पानी जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक वो चीनी जो होगा उसमें घुला देगा। अगर मतलब अगर हम लोग ज़्यादा चीनी मतलब उसमें डाल दें तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके बॉटम पे जो चीनी होती है वो मतलब रह जाती है। तो जो सैचुरेट का मतलब वही होता है जो अब फर्दर ना हो सके। जैसे जो सब अब उस केस में जब चीनी नीचे बैठ रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, जो वो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अगर हम आपको डेफिनेशन बताएं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट सॉल्यूट क्या होता है सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट में मतलब डिसॉल्व किया जाता है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट, जब कोई और ज़्यादा सॉल्यूट हम किसी भी गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना कर पाए तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसमें चीनी डाल लें, चीनी घुल रही है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम लोग कंपाउंड, हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो लोगों के पास जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें लोगों को जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसमें क्या है, एल्कीन, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसमें क्या है, एल्कीन और एल्काइन। अब अगर जैसे ही वहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन के केस में था उसमें क्या था, हम लोग क्या कह रहे थे, अगर कोई सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाए तो सैचुरेटेड, डिसॉल्व ना हो तो अनसैचुरेटेड। ऐसे यहाँ पे जो मतलब है एल्केन का, अगर हम लोग देखें जो केमिकल रिएक्टिविटीज मतलब है, जैसे वहाँ पे जो मतलब था वो हम लोगों का डिसोल्यूशन से मतलब था, यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटीज मतलब है। जो एल्केन है उसमें हम लोग पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, जो एल्कीन उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग एल्काइन को फर्दर नहीं जोड़, मतलब एल्केन को फर्दर, सिंगल बॉन्ड को अगर हम लोग फर्दर तोड़ेंगे वो दो एटम में मतलब स्प्लिट हो जाएगा कोई ये मतलब वन कंपाउंड है। और अगर एल्कीन को हम लोग डबल बॉन्ड है, अगर इसको हम लोग किसी भी तरीके से तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट सकता है, ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में टूट सकता है और सिंगल बॉन्ड में टूट सकता है। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो एल्केन है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन और एल्काइन है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का यहाँ मतलब क्या हुआ, जो गिवन बॉन्ड है उसको अगर हम लोग फर्दर ना तोड़ सकें तो दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। और जो अनसैचुरेटेड का मतलब है, मतलब उसमें हम लोग उस कंपाउंड में उसके बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ते जाएं तो क्या है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब यहीं से तो अब हम लोग क्या देखें, जो एल्केन है अब हम लोग उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या कम होगी। हम लोग क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्टिव पहले चैप्टर जो था हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लिएशन, उसमें हमने पढ़ा हुआ जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो मतलब जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो केमिकल रिएक्शन से उसका मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब बॉन्ड्स टूटते हैं, जब नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, तो हम लोगों का
पास कॉन्सेप्ट आता है केमिकल रिएक्शन का। अब यहाँ पे जब बॉन्ड कोई मतलब टूटेगा नहीं पड़ता, तो जो अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें एल्केन आता है, तो उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सैचुरेटेड कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। अब एक अब एक हम लोग के पास टेस्ट भी आता है कि अगर हम लोग कोई कंपाउंड है, अगर हम लोग उसमें देखें तो जैसे जैसे हम लोग का सैचुरेटेड कंपाउंड का हम लोग टेस्ट देखें तो इसमें क्या होगा, एक क्लीन फ्लेम आएगा। अगर हम लोग उसका केमिकल टेस्ट देंगे, अगर हम लोग केमिकल टेस्ट देंगे if we look at the chemical test of saturated and unsaturated compound, अगर हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का केमिकल टेस्ट देखें, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें क्लीन फ्लेम आएगा, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें क्या है, क्लीन फ्लेम नहीं आएगा, मतलब सूती फ्लेम आएगा। मतलब जब हम लोग अगर हम लोग किसी कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें क्लीन फ्लेम आएगा, मतलब जब हम लोग उसको जलाएंगे जो फ्लेम होगी वो क्लीन होगी। फ्लेम मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो एक लाइट से नहीं, लाइट होती है तो उसको फ्लेम बोलते हैं। सूती फ्लेम में क्या आता है कि सूती फ्लेम में जो लाइट होगी वो जो उस कंपाउंड को जलाने के बाद जो एक रोशनी निकलेगी वो क्लीन नहीं होगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को भी अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होना चाहिए, एक बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो क्लीन फ्लेम होनी चाहिए, और उस कंपाउंड का कंप्लीट कम्बसन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लीन फ्लेम के लिए हम लोग क्या चाहिए? कंप्लीट कम्बसन। बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। क्लीन फ्लेम, अगर हम लोग को क्लीन फ्लेम चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट कम्बसन। इफ कंप्लीट कम्बसन ऑफ एनी कंपाउंड टेक प्लेस, अगर किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट कम्बसन अगर किसी भी कंपाउंड का हम लोगों को कंप्लीट कम्बसन होता है तो उसमें क्या होगा? क्लीन फ्लेम आएगा। क्लीन फ्लेम आएगा तो उसकी कंपाउंड का क्या हो रहा है? कंप्लीट कम्बसन। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर उसका कंप्लीट कम्बसन नहीं है हो रहा है तो उसमें क्लीन फ्लेम नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जब क्लीन फ्लेम नहीं आएगा, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड है हम लोगों के पास, अगर उसका कंप्लीट कम्बसन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या आएगा? एक येलो फ्लेम आता है। जैसे आपने देखा होगा जो हम लोगों के पास जो बर्तन होता है, जो यूटेंसिल होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जो उसका जो बॉटम होता है वो काला काला हो जाता है। तो उसका एक सिंपल इंडिकेशन यही होता है कि जो कंपाउंड है जो हम लोग चीज़ को मतलब जला रहे हैं तो उसका कंप्लीट कम्बसन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसमें जो काला काला होता है उसको बॉटम पे लग जाता है। तो ये एक टेस्ट है केमिकल टेस्ट था सैचुरेटेड कंपाउंड का और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। और इसके बाद में जो हम लोगों के पास सिलेबस में है वो हम लोगों के पास 4 रिएक्शन दी गई हैं। अब ये 4 रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड से ही ड्राइव होती हैं। सो दीज, अगर हम लोग 4 रिएक्शन देखें, इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है, 4 रिएक्शन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो क्या है? कम्बसन। दूसरी क्या है? ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शन जो हम लोगों के पास है वो है एडिशन। जो चौथी रिएक्शन है वो हम लोगों के पास है सब्स्टिट्यूट। कम्बसन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम लोग कम्बसन रिएक्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कम्बसन रिएक्शन, तो कम्बसन रिएक्शन में क्या होगा? एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर किसी भी कंपाउंड के पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है, देन
then that reaction is known as combustion reaction. If we burn that compound in presence of oxygen, अगर हम उसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंपाउंड मतलब बंद करें तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, CO2 और H2O। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा ऑक्सीजन का एडिशन, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन का, अभी हम आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो एटम्स होंगे उनका सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी पहले चैप्टर में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, वह ना मोर रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट। जब एक बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट एक अपने से कम वाले केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है तो दैट रिएक्शन उस रिएक्शन को हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे क्या होता है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा एटम्स का सब्स्टिट्यूशन होगा।